विक्रम और बैताल की पहली कहानी। राजा विक्रम बैताल को पेड़ से नीचे उतारते हैं और पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देते हैं। ऐसे में बैताल राजा विक्रम को बोलने के लिए उकसाने का प्रयत्न करता है और इसी प्रयत्न के दौरान वो पहली कहानी प्रारंभ करता है। काशी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था, जिसके पुत्र का नाम वज्र मुकुट था। वज्र मुकुट एक बार जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। उनके साथ उनके मित्र भी जाते हैं। दोनों जंगल में शिकार खेलते खेलते तालाब के किनारे घने पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद दोनों तालाब की ओर आगे बढ़ते हैं। तालाब में थोड़ी दूर जाने के बाद उनको भगवान शिव का मंदिर दिखाई देता है। भगवान शिव के दर्शन करके जब दोनों मंदिर से बाहर आते हैं, तब उन दोनों की नज़र एक राजकुमारी की पर पड़ती है। राजकुमार राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। जब राजकुमारी की नज़रें राजकुमार से मिलती है तो वह भी राजकुमार को देखते ही रह जाती है। जब राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखा तो उसने अपने जूड़े से कमल का फूल निकालकर उसको अपने कानों पर सजा लिया। फिर उस कमल के फूल को कानों से निकाल के अपने दांतों से कुतरने लगी और फिर पैरों के नीचे उसे दबा दिया। इतना करके वो पुनः उस कमल के फूल को अपने छाती से लगा लेती है और इतना करके वह अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने घर को चली जाती है। राजकुमार राजकुमारी पर इतना मोहित हो गया था कि उसे अब कुछ सुध-बुध ना थी। वह अपने दोस्त से बात करके उसे अपने दिल का हाल बताता है और कहता है कि मैं अब उस राजकुमारी के बिना एक पल नहीं रह सकता, लेकिन मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, या मुझे तो ये भी नहीं पता कि न जाने उसका नाम क्या है और वो किस राज्य की राजकुमारी है। इतना सुनते ही राजकुमार का मित्र उसे सांत्वना देता है और कहता है, हे राजकुमार, आप बिल्कुल भी चिंता मत हो, क्योंकि राजकुमारी तो आपको सब कुछ बताकर ही गई है। इतना सुनते ही राजकुमार ने बड़ी ही उत्सुकता से अपने मित्र से पूछा, राजकुमारी ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, और उसने क्या कहा, कब कहा, मुझे तो समझ नहीं आया। इतना सुनते ही उनके मित्र उनको कहते हैं कि राजकुमारी ने पहले कमल का फूल सिर से उतार कर कानों पर लगाया, अर्थात तब उन्होंने आपको बताया कि राजकुमारी कर्नाटक की रहने वाली है। उसके बाद उसने उस कमल के फूल को कानों से निकाल के दांतों से कुतरा, अर्थात वह दंतावट राज की बेटी है। और फिर उसने उस फूल को पैर से दबाने का नाटक किया, जिसका अर्थ है कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है, और अंत में उन्होंने फूल को उठाकर सीने से लगाया, अर्थात राजकुमार आप उनके दिल में बस गए हो। इतना सुनते ही राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा और राजकुमार ने अपने मित्र से उत्सुकता में कहा, चलो अब मुझे कर्नाटक देश जाना है। दोनों मित्र वहाँ से सीधे कर्नाटक देश की ओर निकल पड़े। कई दिनों के बाद दोनों कर्नाटक देश पहुँचे और फिर राजा के महल के पास गए। जैसे वो दोनों महल के पास पहुँचते हैं, उनको वहाँ एक बूढ़ी महिला चरखा काटती हुई मिलती है। दोनों मित्र उस बूढ़ी महिला के पास जाते हैं और कहते हैं, ए माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, क्या हमें यहाँ पे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? बूढ़ी महिला दोनों मित्रों की भोली सी सूरत देखकर ममता से पिघल जाती है और कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक मन करे तब तक रहो।
दोनों मित्र उस बूढ़ी औरत के घर में रहने लगते हैं। एक दिन राजकुमार का मित्र उस बूढ़ी महिला से बोलता है, हे माई, आपके घर में कौन कौन रहता है और आपका गुजारा कैसे होता है? तब वह बूढ़ी महिला बोलती है, मेरा एक बेटा है जो राजा के यहाँ काम करता है और मैं राजा की बेटी पद्मावती की आया हूँ। अब बूढ़ी हो जाने के कारण मैं घर में ही रहती हूँ। राजा मुझे खाने पीने के लिए कुछ पैसे दे देते हैं। दिन में मैं एक बार राजकुमारी पद्मावती को देखने महल में अवश्य जाती हूँ। राजकुमार उस बूढ़ी महिला को कुछ धन देकर कहता है, ए माई, कल जब आप वहाँ राजमहल जाना तो राजकुमारी पद्मावती से कहना कि जेठ पंचमी को जो राजकुमार उसे तालाब पर मिला था वो आ गया है। इतना सुनते ही वह बूढ़ी महिला जब राजमहल जाती है तो राजकुमार का संदेशा राजकुमारी पद्मावती को सुना देती है। राजकुमारी ने जैसे ही वह संदेश सुना, सुनते ही गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गालों पर तमाचा मारा। यह सुनते ही बुढ़िया माई अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और चुपचाप खड़ी हो गई। जब वह वहाँ से हिली नहीं तो राजकुमारी पद्मावती ने उस बुढ़िया महिला को कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया यह सुनकर ही राजमहल से निकल गई और जैसे ही वह राजकुमार को ये सारी बात बता देती है तो यह सब सुनकर राजकुमार काफ़ी उदास हो जाता है और अपने मित्र को बताता है। जब राजकुमार का मित्र यह सब बात सुनता है तो वह राजकुमार से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं उनकी बातों को समझ गया। तो राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, क्या समझ में आ गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। यदि राजकुमारी को कुछ कहना ही था तो वो साफ साफ कह सकती थी। ऐसे इतनी वृद्ध महिला को तमाचा मारना ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसमें भला क्या भेद हो सकता है? इसमें भला क्या संदेश हो सकता है? इतना कहते ही राजकुमार अत्यंत परेशान हो गए। जब राजकुमार को परेशान देखा उनके मित्र ने तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बातों को समझ गया। उन्होंने 10 उंगलियां चंदन में डुबाकर इस वृद्ध महिला को थप्पड़ मारा है। इसका अर्थ है कि अभी और आज से ठीक 10 दिन बाद जब अमावस्या की रात आएगी तब राजकुमारी आपको अपने पास मिलने बुलाएगी। जैसे ही 10 दिन बीत जाता है, राजकुमार पुनः बुढ़िया महिला को राजकुमारी के पास अपना संदेश लेकर भेजता है। इस बार राजकुमारी ने 3 उंगलियों को केसर में डुबाकर उस बूढ़ी महिला के गाल पर पुनः तमाचा मारा और उनसे कहा कि भाग जाओ यहाँ से। बुढ़िया माई अपना दिल फिर से दुखाकर राजकुमार के पास आती है और पूरी बात बताती है। इस बार राजकुमार और व्याकुल और परेशान हो जाता है और अपने मित्र के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। राजकुमार का मित्र सब सुनकर राजकुमार से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। राजकुमारी ने पुनः संकेत भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि अभी 3 दिन और हमें इंतज़ार करना होगा क्योंकि उन्हें अभी खून की उल्टियाँ हो रही है, इसीलिए तुम्हें 3 दिन और इंतज़ार करना होगा। जैसे ही 3 दिन बीत जाती है, बुढ़िया माई राजकुमारी के पास पुनः जाती है और राजकुमार का संदेशा सुनाती है। तब राजकुमारी उस बूढ़ी महिला को पश्चिम की ओर उनकी खिड़की से बाहर निकाल देती है। जैसी बुढ़िया माई यह बात उस राजकुमार को बताती है, राजकुमार और परेशान हो जाता है और अपने मित्र के पास जाता है। राजकुमार का मित्र सारी बात सुनकर उन्हें बताता है कि राजकुमारी ने इशारा करके आपको खिड़की के रास्ते से अपने कमरे में बुलाया है। इतना सुनते ही राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं होता। एक दिन समय आने पर राजकुमार उस बूढ़ी महिला का पोशाक धारण कर
अपने मित्र की सहायता से राजकुमारी के कमरे में उस खिड़की के रास्ते से प्रवेश करता है। जैसे ही राजकुमार राजकुमारी के कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। राजकुमारी के कमरे में एक से बढ़कर एक चीज़ें थी, जिसे देखकर राजकुमार अचंभित हो जाता है। जैसे ही राजकुमारी राजकुमार को अपने कमरे में देखती है, वह अत्यंत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। राजकुमार बातों ही बातों में राजकुमारी से कहता है कि मेरा मित्र बहुत होशियार और चतुर है। उसकी ही चतुराई और होशियारी के कारण मैं तुम्हें इतने बड़े देश में खोज पाया और तुमसे मिलने आ पाया। इतना सुनते ही राजकुमारी कुछ सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि मैं उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहती हूँ। मैं वो भोजन बनाकर आपको दे देती हूँ। आप जाइए और उसे खिलाकर तसल्ली से वापस लौट आना मेरे पास। राजकुमार इतना सुनते ही वो खाना अपने मित्र के लिए लेकर आते हैं। राजकुमार अपने मित्र को वो भोजन दे देते हैं, परंतु उनका मित्र जैसे ही भोजन देखता है तो वह उनसे पूछता है कि खाना तो मैं खा लूँ, पर तुम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, मैं वो जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। राजकुमार अपने मित्र को सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार राजकुमार ने उसकी तारीफ अपनी राजकुमारी के सामने की। यह सुनते ही राजकुमार का मित्र सोचने लगता है और बोलता है, हे मित्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया। राजकुमारी जानती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो तुम्हें अपने बस में नहीं कर पाएगी। इतना सुनते ही राजकुमार का मित्र सोच में पड़ जाता है और उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता। तब राजकुमार का मित्र उस खाने में से एक लड्डू निकालकर एक कुत्ते को खिलाता है और कुत्ते की मौत तुरंत हो जाती है। यह सब देखकर ही राजकुमार को बहुत बुरा लगता है और राजकुमार अपने मित्र से कहता है, ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। अब मैं दोबारा उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। तब उनका मित्र बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे एक उपाय करना होगा जिससे हम दोनों वापस घर भी चले और वो राजकुमारी भी हमारे साथ चले। मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा वैसा ही करें। इतना सुनते ही राजकुमार फिर से प्रसन्न हो जाता है। राजकुमार का मित्र राजकुमार से कहता है कि आप राजकुमारी के कमरे में चुपके चुपके जाइए और उनके बाईं जांघ में त्रिशूल का चिन्ह बना के आइए और हो सके तो उनके शाही गहने भी चोरी करते हुए लेते आइएगा और उसे बाजार में जाकर किसी बड़े सुनार के पास बेच आइए। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उनसे यही कहना कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है। और स्वयं राजकुमार का मित्र मरघट में जाकर योगी का रूप धारण करके वहाँ तपस्या का अभिनय करता है। गहने देखते ही सुनार ने उसे पहचान लिया और उन्हें लेकर कोतवाल के पास चले गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा कि उसे यह शाही गहने कहाँ मिले, तो राजकुमार बता देता है कि उसे यह उसके गुरु ने दिया है। तब कोतवाल गुरु के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे राजा के समक्ष पेश करता है। जैसे ही वह योगी महाराज राजा के समक्ष पेश होता है तो राजा के पूछने पर कि उसे यह गहना कहाँ मिला, वह उत्तर देता है, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था और तभी वहाँ एक डाकिनी आई थी। मैंने उसके गहने लिए और उसके बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनते ही राजा महल में जाता है और अपनी रानी से कहता है कि क्या पद्मावती की बाईं जांघ पर कोई त्रिशूल का निशान तो नहीं। जैसे ही रानी राजकुमारी के बाईं जांघ को देखती है वह चकित हो जाती है और सारी सच्चाई राजा को बाहर आकर बता देती है। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चलता है वह बाहर आकर
योगी महाराज से बोलते हैं, हे महाराज, शास्त्रों में ऐसी खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? तब योगी बोलता है, हे राजन, ऐसे लोगों को देश का निकाला देना चाहिए। इतना सुनते ही राजा अपनी पुत्री पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छोड़वा देते हैं। राजकुमार और उनका मित्र तो इसी ताक पर बैठे थे। राजकुमारी को जंगल में अकेला पाकर राजकुमार उसे अपने साथ अपने नगर चलने का प्रस्ताव देते हैं। चूँकि राजकुमारी के पास अब कोई दूसरा ठिकाना था नहीं, तो उसे इस प्रस्ताव को स्वीकार ही करना पड़ता है। और दोनों, राजकुमार और राजकुमार का मित्र, अंदर ही अंदर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बैताल राजा विक्रम से पूछता है, बताओ विक्रम, पाप किसको लगा? विक्रम ने कहा, पाप तो राजा को ही लगेगा, क्योंकि राजकुमार ने अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए अपना काम किया। राजकुमार के मित्र ने अपने स्वामी का काम किया और कोतवाल ने तो राजा का कहना माना। राजा ने पाप किया क्योंकि उसने बिना सोच विचार किए राजकुमारी को देश निकाला दिया। विक्रम का जवाब सुनते ही बैताल फिर से उस पीपल के पेड़ पर जा लटक गया और राजा विक्रम पुनः बैताल के पीछे पीछे दौड़ दौड़कर उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख, हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही कोई भी फैसला लेना चाहिए, वरना हमें कोई भी बहुत आसानी से भ्रमित करके फैसला को अपने हिसाब से परिवर्तित करवा सकता है। धन्यवाद।